नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। एनडीए सरकार की तीसरी पारी में शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभागों का बंटवारा मुकम्मल हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, तो वहीं पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। हालांकि अधिकांश महत्वपूर्ण मंत्रालयों में पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया। मसलन अमित शाह इस बार भी गृह मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर ही हैं। विदेश इस सबके अलावा जो सहयोगी दल हैं वो कुछ ज्यादा अहम मंत्रालय हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस सबके बीच नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे, एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने हैं, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी, अश्विनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास से पिछली बार की तरह ही। मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में पहुंचे हैं, दो अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास पहुंची है, ऊर्जा मंत्रालय उनके पास है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। तो सरकार की तरफ से विभागों का बंटवारा कर दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा देवी को सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूर संचार मंत्री बने हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर उन्हें बनाया गया है। ललन सिंह जेडीयू कोटे से आए हैं, वो पंचायती राज मंत्री के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग की मंत्री बने हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे। पिछली सरकार मोदी 2.0 में भी, यानी कि जो हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज हैं, सीसीएस को लेकर अगर हम बात करें तो वही चेहरे इस बार भी नजर आ रहे हैं मोदी कैबिनेट में, जो मोदी 2.0 में नजर आ रहे थे। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल उन्हें भी अपने विभाग का बंटवारा सौंप दिया गया है। तो ये तमाम वो नाम थे, वो चेहरे थे जिनको आपने देखा है। इस सबके बीच विभाग बंटवारे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरअसल झुंझुना पकड़ाया गया है बिहार को, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए, यह भी कह रहे हैं कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना पकड़ाया गया। विपक्ष बहुत मजबूत भूमिका में है। जाति आधारित गणना को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने आवाज बुलंद की। और अब जबकि तमाम कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना पकड़ाया गया। इसी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो
बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। तो विभाग बंटवारे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि बिहार के मंत्रियों को झुंझुना पकड़ाया गया है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त न्यूज रूम का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, विभागों का बंटवारा, सरकार तो नहीं है लेकिन चेहरे वही हैं और अब इसी को लेकर हमलावर भी हैं, क्योंकि इससे पहले यह खबरें आ रही थी कि गठबंधन की सरकार है, सहयोगियों को साधना होगा, लिहाजा अहम मंत्रालयों की मांग भी होगी, लेकिन वही चेहरे वित्त मंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय, बाकी और तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं वही बीजेपी के चेहरे हैं इस मिनिस्ट्री में। जी हां, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने जो उपस्थित मंत्रीगण थे उन सबको यही कहा कि ज्यादातर मैं निरंतरता में विश्वास करता हूं और निरंतरता ही रही है। जो सूत्र कह रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने ये बात वहीं कह दी थी। उस वक्त तक ये लिस्ट सामने नहीं आई थी जिसकी बात आप कर रहे हैं। और निरंतरता का अर्थ ये हुआ कि जितने भी मंत्रालय जो पहले लोगों के पास थे वो उनके पास ही हैं। अगर कुछ लोग हार गए हैं चुनाव या उन्हें टिकट नहीं मिला था तो फिर उन मंत्रालयों पर दूसरे लोगों को लाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं कोई फेरबदल उस तरह का नहीं है, यानी कि जो की मंत्रालय पहले जिन लोगों के पास थे वो उन्हीं के पास रहेंगे। खासतौर पर गृह, रक्षा, विदेश और वित्त, ये जो 4 कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मंत्रालय थे ये तो रहे ही रहे। आप याद करें कि सड़क परिवहन नितिन गडकरी उन्होंने अच्छा काम किया कहा जाता है, उनके पास ही है। स्वास्थ्य मंत्री एक जमाने में जब मंत्री हुआ करते थे जेपी नड्डा साहब तो उनके पास था, तो वो उनको वापस कर दिया गया है। और चूंकि आरके सिंह चुनाव हार गए और नए एंट्रेंट के तौर पर एमएल खट्टर साहब आए हैं तो उनको वो दे दिया गया। आप याद करें तो पशुपति पारस जब मंत्री हुआ करते थे चिराग पासवान के चाचा, तो उस वक्त उनके पास फूड प्रोसेसिंग था। और अब जबकि चिराग पासवान उनकी जगह मंत्रिमंडल में आ गए, एलजेपी जो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली थी उसने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। और इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब पोर्टफोलियो एलोकेट किया तो वही मंत्रालय दे दिया जो कि उनके चाचा को दिया था। उस वक्त उन सांसदों की उतनी अहमियत नहीं थी जितनी कि आज है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं। अब देखिए, बिहार में रेलवे मंत्रालय की बड़ी उम्मीद होती है लोगों को, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड का बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है, आप जानते हैं सरकार को, लेकिन उनको भी वही मंत्रालय दे दिए गए हैं जो बिहार इससे पहले की सरकार में जेडीयू कोटे में जब वाजपेयी सरकार का हम जिक्र करें तो उन्हें मिलता था। लेकिन क्या इस डिसीजन से कैबिनेट के पोर्टफोलियो सबको अलॉट कर देने के बाद क्या उन सवालों पर ब्रेक लगेगा, एक विराम लगेगा? एक आप निरंतरता का जिक्र कर रहे थे जो पीएम मोदी ने कैबिनेट में कहा कि सरकार दबाव में है, एक मजबूत सरकार है। क्या यह मैसेज देने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि किसी का कोई दबाव नहीं चलेगा, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, यह सरकार दबाव में नहीं काम करेगी? यकीनन एक मैसेज देने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के गठबंधन के जरिए और पोर्टफोलियो के एलोकेशन के जरिए की गई है। हालांकि कुछ विरोध के स्वर अभी से उठने शुरू हुए हैं, जैसे कि आजसू जो कि एक सहयोगी है, उसके एक सांसद गिरिडीह से जीत के आए हैं और आपने सुना होगा वो कह रहे हैं जब एक सांसद वाले को केंद्र में कैबिनेट का दर्जा दिया गया जीतन राम मांझी को तो फिर हमें क्यों नहीं। कुछ इस तरह की लाइन बोली जा रही है महाराष्ट्र से भी, और वहां पर एकनाथ शिंदे जो सहयोगी हैं और कहा जा रहा है कि उनके तो 7 एमपी हैं, तो कह रहे हैं हमें स्वतंत्र प्रभार क्यों। उनके साथ जो अजीत पवार के फैक्शन है एनसीपी की, वो कह रहे हैं हमारे भी एक सांसद थे, और आपने सुना प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि हमें स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है। लेकिन देखिए आज की तारीख में जो
आंकड़ा है वो सरकार के पास है और वो कंफर्टेबल है। बहुत ज्यादा विरोध के स्वर हमें अभी तक उन लोगों के जरिए नहीं सुनाई पड़े हैं जो लोग मैटर करते हैं, यानी कि टीडीपी और जेडीयू। तो जाहिर है कि ये एक प्रयोग भी है और इस तरह से सरकार आकलन कर रही है कि क्या वो कुछ उसी तरह से सरकार चला सकती है जैसा कि शुरुआती 2 टर्म्स में मोदी जी ने चलाया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं, आप चूंकि महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो आज ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान आया कि जो लोकसभा स्पीकर है वो पद अपने पास रखें, जेडीयू या टीडीपी। तो अगर ये थोड़े बहुत मनमुटाव हैं या मीडिया में अगर इस तरह की बात पब्लिकली बहुत खुले मुंह से की जा रही है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो या जो और दूसरे छोटे बड़े सहयोगी हैं, क्या मुसीबत आ जाएगी? क्योंकि 272 आपको मेंटेन करना पड़ेगा सदन में जब स्पीकर के लिए आप जाएंगे। देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है यही सबसे क्रूशियल प्रश्न है आज की तारीख की राजनीति में। स्पीकर का पद किसे जाता है? क्योंकि स्पीकर जिनके हाथ में होते हैं, जाहिर है कि कोएलिशन गवर्नमेंट में उस दल का जो अपना एक मजबूत पक्ष हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है और जाहिर है कि वो चाहेगी कि स्पीकर उसके हों, लेकिन दृष्टांत पहले से मौजूद है। अटल जी की सरकार में जीएमसी बालियोगी स्पीकर थे और टीडीपी के थे जीएमसी बालियोगी, और टीडीपी उस वक्त भी सहयोगी थी और बड़ी क्रूशियल सहयोगी तब भी थी और आज भी है। लेकिन आज वो स्पीकर का पद लेने की पोजीशन में है क्या, ये अपने आप में सुना जा रहा है कि स्पीकर का पद वो भारतीय जनता पार्टी रखे, वहां तक तो उसे ठीक लग रहा था। लेकिन जब जैसे ही बात सुनने में आई है कि पुरेंदेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश से ही आती हैं और एनटी रामाराव की ही बेटी है और उनकी ही बहन के पति हैं चंद्रबाबू नायडू, और वो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं पुरेंदेश्वरी, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी असहज टीडीपी हुई है। हालांकि मुखर रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, तो ऐसे में जाहिर है कि वो जो क्रूशियल लड़ाई, क्रूशियल पॉइंट है, वो क्या निकाल ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि स्पीकर का सवाल जो है अब सबसे ज्यादा अहम बनकर खड़ा हो गया है जी। लेकिन इसके अलावा संजीव, ये अलग अलग क्षेत्रों के अपने प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे हैंडल की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल इसी को लेकर है, अब एक ही बड़ा चैलेंज है मोदी सरकार के सामने या एनडीए 3.0 के सामने कि स्पीकर को लेकर क्या होगा। क्या विपक्ष अपनी तरफ से कोई कोशिशें कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ हो? क्योंकि अगर इस पूरे आखिरकार को नंबर्स मैटर करते हैं। 234 पहले से उनके पास है। ममता बनर्जी खुले तौर पर अब ये कह रही है कि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में वो 260 को क्रॉस कर जा रहे हैं। चाहे पप्पू यादव हो, उनका समर्थन आज वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लिए। इससे पहले जो महाराष्ट्र के एक एमपी जीत कर आए हैं सांगली से, वो कांग्रेस के ही बागी थे, उन्होंने अपना समर्थन पहले ही दे दिया। तो ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नजर आ नहीं रहा है। अगर इधर कुछ हो जाए, ये अगर नाराजगी नहीं पूरी की गई तो देखिए, अभी तो फिलहाल जो स्थिति है उसमें 234 और उसमें आपने 2 सांसदों का और नाम ले लिया तो 235, यानी कि अभी भी करीब करीब 37 ऐसी सीटें हैं जो कि फिलहाल इस वक्त नहीं है विपक्ष के पास। और वो 37 सीटें हैं किसके पास? तो आप जानते हैं कि वो 37 सीटें सबसे क्रूशियल टीडीपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि सरकार के साथ बहुत शुक्रिया संजीव।